आप किसी भी कंपनी के ऑनर हो, आप किसी भी डिजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, आप किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो, आपको लेबर लॉ के एक एक्ट के बारे में 100% पाला पड़ेगा। वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट मीन्स आप कहीं भी काम कर रहे हो यार, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के मालिक हो, आप एचआर में काम कर रहे हो, पेरोल में काम कर रहे हो या एक एम्प्लॉय हो, इस मिनिमम वेजेस एक्ट का पाला आपसे पड़ेगा। एज ए एम्प्लॉय आपको अपनी सैलरी की चिंता होती है कि मेरी सैलरी मिनिमम वेजेस से मिल रही है कि नहीं। एज ए मालिक, एज ए ऑनर, हमें ये टेंशन होती है कि हमारे एम्प्लॉय की सैलरी एज पर द मिनिमम वेजेस जा रही है कि नहीं, जिससे कोई कंप्लायंस में प्रॉब्लम ना हो। एज ए पेरोल गाइज, एज ए एचआर एक्सपर्टीज उन और एज ए टीम ऑफ द एचआर और एचआर टीम, उनकी ये टेंशन होती है कि उनकी कंपनी में जो मिनिमम वेजेस कंप्लायंस फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको करने के लिए उन्हें करना होगा, नहीं तो उन्हें उसके अगेंस्ट पेनल्टी पे करना पड़ सकता है अगर कोई कंप्लेन आया तो गाइस, हम आज जो डिस्कस करेंगे मिनिमम वेज पे करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, आप देख रहे हो आरोही टेक सॉल्यूशन, जहां से आपको हमेशा पेरोल रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड और टैक्सेशन रिलेटेड नॉलेज गेन होता रहता है। और हम आशा करते हैं कि आपको हमेशा आरोही टेक सॉल्यूशन का सर्विस ऐसे ही मिलते रहे। तो आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, व्हाटएवर जो भी देखा आपने और जो भी अभी वीडियो पूरा देखोगे, पूरा देखना अच्छा लगेगा तो मुझे उसके कमेंट्स देना। तो बट जो भी यहाँ नया यूजर है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब पे बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और घंटी पे बटन दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो दोस्तों, हम आज मिनिमम वेजेस एक्ट के पे बात करेंगे, और इस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हम कॉन्सेप्ट एंड अपडेट्स की बात करेंगे। हम क्या कवर करेंगे, कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। हमारा ओवरव्यू है कि हम कॉन्सेप्ट अपडेट बात करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अपडेट क्या, अपडेटेड क्या है। We will cover points about the minimum wages, how to find correct minimum wages, central minimum wages notification पे हम डिस्कस करेंगे 186E, that's very necessary। अगर आप मिनिमम वेजेस फाइंड आउट करना है तो बहुत बड़ा नेसेसरी है सेंट्रल मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन 186E को अपने पास रखना। ओके, देन मिनिमम वेजेस एग्जांपल, हम स्टेट्स की बात करेंगे, सेंट्रल मिनिमम वेजेस पे हम बातें करेंगे। तो मिनिमम वेजेस पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे करेक्ट मिनिमम वेजेस कैसे फाइंड आउट होता है, ये हम आपको बताएंगे। 186E पे बात करेंगे, स्टेट के मिनिमम वेजेस पे बातें करेंगे, और सेंट्रल मिनिमम वेजेस पे बात करेंगे। तो दिस इज ओवरव्यू जो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन 5 चीजों पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेकंड सेक्टर, थर्ड डिजिग्नेशन, फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ एरिया और जोन। अगर ये 5 चीज आपके पास है तो आप मिनिमम वेजेस फाउंड कर सकते हो कि आपका मिनिमम वेजेस क्या है, या फिर आपका एज एचआर और एज ए पेरोल स्पेशलिस्ट क्या मिनिमम वेजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, आप करेक्ट वे में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये चीज है। तो हमें इन 5 पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्टर, डिजिग्नेशन, कैटेगरी, एरिया, जोन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्टर में क्या आते हैं, डिजिग्नेशन में क्या है, कैटेगरीज में क्या है, एरिया जोन्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये क्या होता है, चाहे वो सेंट्रल होगा या स्टेट होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो ही चीज हो सकती है, सेंट्रल या स्टेट। अगर आप इंडिया में बात करोगे मिनिमम वेजेस, तो थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, चाहे सेंट्रल डिसाइड करेगा चाहे स्टेट डिसाइड करेगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आप किसके अंडर आते हो, सेंट्रल में आते हो, स्टेट में आते हो। तो कुछ एग्जांपल मैंने दिया एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं: रेलवेज, कंटोनमेंट पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स, माइन एंड ओल्ड फील्ड्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री,
टेलीकम्युनिकेशन, असिस्ट मैनेजमेंट, मीन्स ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, वो सारे आएंगे। अगर टेलीकम्युनिकेशन और पेट्रोल इंडस्ट्री की बात करो, डायरेक्ट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर टेलीकम्युनिकेशन आप लोगों को पता नहीं होगा कैसे आते हैं, तो आपको बता दूं कि जो एजीआर ड्यूज होते हैं, एजीआर ड्यूज है ना, भी आप सुन रहे होंगे कि वोडाफोन के एजीआर ड्यूज है, एयरटेल के ड्यूज है, एयरटेल ने कुछ चुका दिया, वोडाफोन इसके चक्कर में नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि डायरेक्ट सेंट्रल है, तो सारे टेलीकॉम कंपनियां, एयरटेल, जियो, वोडाफोन के वर्कर जो होंगे वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे। पेट्रोलियम के वर्कर लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम जो भी है, वो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेयर में आएंगे। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेयर में है, कॉन्टोमेंट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो दीज आर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो आरबीआई गाइड करती है, आरबीआई के अंदर जितने बैंक आते हैं सारे सेंट्रल स्पेयर के अंदर आएंगे। सारे पीएससी पब्लिक सेक्टर यूनिट सब सेंट्रल स्पेयर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिनिमम वेजेस डिसाइड होता है वो सेंट्रल स्पेयर और सेंट्रल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में सारे फैक्ट्री एक्ट के तहत जितनी भी कंपनियां आती हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जितनी फैक्ट्री आती है वो स्टेट गवर्नमेंट में आएगी। नेक्स्ट, सेक्टर मीन्स वेयर आर यू वर्किंग, आप काम कहाँ कर रहे हो। वेयर आर यू वर्किंग, आप एनजीओ में काम कर रहे हो, नॉन एनजीओ में काम कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर में कर रहे हो, आप माइन में कर रहे हो, आप सिक्योरिटी सर्विसेज में हो, फैक्ट्रीज में हो, कहाँ पे हो। तो आपको सेक्टर्स में फाइंड आउट करना होगा कि आप किस सेक्टर्स में काम कर रहे हो। अगर ये आपको पता होगा तो आपका एक स्टेप और मिनिमम वेरिएंस फाइंड आउट करने में इजी होगा। देन नेक्स्ट, डिजिग्नेशन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वर्किंग, क्या काम करते हो आप, क्या हो, अटेंडेंट हो, हेल्पर हो, चौकीदार हो, क्या हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, मैनेजर हो, क्लर्कियर हो। तो ये फाइंड आउट करना होगा आपका डिजिग्नेशन क्या है एज ए एम्प्लॉय। अगर एज ए एम्प्लॉयर, एज ए पेरोल पर्सन, एज ए एचआर पर्सन, ये फाइंड आउट करना होगा उनके एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन क्या है। ठीक। देन नेक्स्ट, कैटेगरी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्क। कैटेगरी क्या बोलता है, उस एम्प्लॉय की नॉलेज क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है काम के प्रति। तब उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस को देखते हुए हम उसकी कैटेगरीज को डिसाइड करते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड, कलर के वर्क। अनस्किल्ड में कौन, थोड़े बहुत जिनको कुछ स्किल नहीं हो काम करते हैं। सेमी स्किल्ड जो थोड़ी बहुत स्किल्स हो, मीडियम, वो सेमी स्किल्ड में। स्किल्ड जो स्किल तो किसी काम के प्रति स्किल्ड हो, स्पेशलिस्ट हो, स्किल में आएंगे। सुपर स्किल्ड जो मैनेजर स्किल्स में काम करते हो, जो जिसका टीम संभाल रहे हो। और क्लर्कियर वर्क जो कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हो, जो मैक्सिमम क्लर्कियर वर्क में होते हैं। और इसका थोड़ा डिपली हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी डिजिग्नेशन बाई डिसाइड करके रखा हुआ है कि अनस्किल्ड में कौन से आएंगे डिजिग्नेशन, सेमी स्किल्ड में कौन से आएंगे, स्किल्ड में कौन आएंगे, सुपर स्किल्ड में कौन से, क्लर्कियर वर्क में कौन से हैं। और कुछ स्टेट ने भी ये डिसाइड कर रखा है और कुछ स्टेट ने नहीं किया है, जहां आपको उनके काम के प्रति काम को देखते हुए ये फैब्रिकेट करना होता है। देन मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट पे हम बात ही कर रहे हैं। देन एरिया एंड जोन, एरिया और जोन हम दो चीज क्यों बात कर रहे हैं। जो सेंट्रल स्पेयर के तहत जो डिसाइड होता है वहाँ एरिया होता है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। बट जोन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत होता है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। बट ये ध्यान रखना सारे स्टेट जरूरी नहीं है कि जोन डिसाइड करें। कुछ स्टेट के पास डिसाइडेड है, कुछ के पास नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो वहाँ जोन डिसाइडेड है ABC। अगर आप उत्तराखंड की बात करोगे तो वहाँ जोन डिसाइडेड नहीं, बट वहाँ पे एज पर द पॉपुलेशन डिसाइडेड है कि 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, 1 लाख से कम पॉपुलेशन होगा तो। आप यूपी बिहार की बात करोगे यहाँ कोई डिसाइडेड नहीं है। आप राजस्थान की बात करोगे वहाँ पे भी जोन डिसाइडेड नहीं है। आप MP की बात करोगे वहाँ पे जोन डिसाइडेड नहीं है। वहाँ पे जोन क्या, आपको डिजिग्नेशन भी डिसाइडेड नहीं है, आपको खुद फाइंड आउट करना होता है MP में। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेयर के तहत बात करते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल होता है तो उसमें आपको एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी डिसाइडेड है। कि कैसे डिसाइडेड किया है और कैसे फाइंड आउट होगा हम ये अभी देखेंगे आगे। तो एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी कैसे फाइंड आउट होता है हम उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नोटिफिकेशन 186E जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो 19 जनवरी 2017 को नोटिफाइड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो इस पर डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एरिया जोन कैसे फाइंड आउट होगा और ये चीजें कैसे होगी। तो हमने 5 पॉइंट पे आपसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मिनिमम वेजेस हमें फाइंड आउट करना है तो हम
इन 5 पॉइंटों पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्टर डिजिग्नेशन कैटेगरी एरिया जोन ये डिसाइड करना होगा और फाइंड आउट करना होगा, तो हम अपने मिनिमम वेजेस को फाइंड आउट कर लेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ये सेंट्रल स्पेयर के तहत जो गवर्नमेंट है, रेलवे कंटोनमेंट मेजर पार्ट्स माइंस ऑल फील्ड लाइक कंपनी एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लाइक सीमेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट। देन सेक्टर्स में आप कहाँ काम कर रहे हो, आप एनजीओ में हो, नॉन एनजीओ में हो, फैक्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइन, सिक्योरिटी सर्विसेज, कहाँ पे काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, तब आप पता कर सकते हो और कि आपका मिनिमम वेजेस क्या है। देन आप डिजिग्नेशन, आप क्या काम कर रहे हो, आप अटेंडेंट हो, हेल्पर हो, सुपरवाइजर हो, आप क्लर्कियल स्टाफ हो, क्या हो, क्या वो आपको देखना होगा। देन कैटेगरी, आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरीज में काम करते हो, आपकी स्किल कैसी है, उसके अनुसार आपकी कैटेगरी बाइफरकेट होती है। ओके। देन एरिया एंड जोन, जोन के बारे में आपको बता दिया, दिस इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जोन डिसाइड किया है, कुछ ने नहीं किया है। और एरिया इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एरिया डिसाइड कर रखा है, जिसको अभी हम नोटिफिकेशन 186E जब हम देखेंगे और जब हम वहाँ फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वेजेस, तो हम वहाँ पे आपको इसका थोड़ा डीपली समझा देंगे कि एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी में कौन से आते हैं। तो गाइस जस्ट लेट्स मूव ऑन द नोटिफिकेशन 186E, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जो 2017 के में रिलीज गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था। मैं डेट भी बताता हूँ आपको कब। तो ये है नोटिफिकेशन 180 फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन 186E। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हमें दिखेगा नहीं। ये नोटिफिकेशन 19 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी। और इस नोटिफिकेशन के तहत आप एक चीज देखो, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एम्प्लॉय के सेक्टर्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट हमें फाइंड आउट हो गया है कि गवर्नमेंट किस किस गवर्नमेंट के तहत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेयर के तहत है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट हम फाइंड आउट करेंगे सबसे सेक्टर्स किस सेक्टर में है। अब यहाँ पढ़ो, इसके अधीन उल्लिखित अनुसूची भाग 1 स्तंभ 2, 3 और 4 में उपवर्ती और उसके स्तंभ 1 में यथानिर्दिष्ट कृषि नियोजना, कृषि नियोजना मीन्स एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर हम फाइंड आउट कर लिए, सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर। हमारा फाइंड आउट हो गया गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड फाइंड आउट क्या हो गया, कल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो, नहीं काम कर रहे हैं तो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो फाइंड आउट करेंगे। वो हर एक नीचे आप नोटिफिकेशन देखोगे तो सारे सेक्टर्स के दिए हुए। ठीक। देन हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम किस कैटेगरीज में है, तो उसके लिए हमें अपना डिजिग्नेशन पता होना चाहिए। अगर हमें अपना डिजिग्नेशन पता है तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, बेलदार है, कॉप चाय है, कैपिटल मैन है, क्लीनर है, मोटर ग्रेड है। अब ध्यान से देखो, एकत्र है, बॉडीगार्ड है, चरवाहा, हेल्पर, कैटल बनाना, ऊपर गाड़ी चलाना, छप्पर रोशन, क्या क्या लिखा हुआ है भाई, सूखी घास उठाना, सिंचाई, गोबर, गटर, दूध, दिस टाइप। और अर्धकुशल, पूरा ये अर्धकुशल में आता है। अगर इसमें आप कुछ हो, कोई है आपका डेजिग्नेशन, तो आप यहाँ फाइंड आउट कर लोगे। अदरवाइज आप नेक्स्ट चलोगे। नेक्स्ट क्या है, अर्धकुशल। अर्धकुशल सहायक चौधरी, परिचल, चौकीदार, भूसी चौकीदार, काटने वाला, हॉस्टल, ड्राई स्टॉक, दिस टाइप। फिर आप उसके बाद नहीं मिलता है तो कुशल में चलोगे, आर्टिफिशियल वर्क 2, 3, 4, लोहार, वायरल मैन, बढ़ई, बढ़ई सू, लोहार, चौधरी, चालक, चालक, दिस वन। नहीं मिलता है तो हाई स्किल्ड में देखोगे, लोहार वर्क, बढ़ई वर्क, मशीन हेड वर्क, मैसन वर्क, मैकेनिक, जेट, उच्च कुशल प्रकृति की अन्य श्रेणी, चाहे उनको जो भी नाम से जाना जाता हो, तो हाईली स्किल्ड। देन लिफ्ट किए, सहायक फॉर्म, सहायक कैशियर, कंप्यूटर डाटा एंट्री, ऑपरेटर, दिस वन। तो आपको ये चीज जो है, ये आपको इनमें से अपने डिजिग्नेशन के अनुसार आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आप अर्ध कुशल में हो, कुशल में हो कि सेमी कुशल में हो, मीन्स आप स्किल्ड में हो, अनस्किल्ड में हो, सेमी स्किल्ड में हो, हाई स्किल्ड में हो, क्लर्क के स्किल्ड में हो। सपोज दैट आपको मालूम चला कि आप क्लर्क के स्किल्ड में हो, सहायक हो, सहायक फॉर्म हो, या सहायक कमिश्नर कैशियर हो, तो असिस्टेंट कैशियर हो, तो आप यहाँ पे आ गए। आपने क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेयर में हो। सेकेंड, कृषि योजना में काम कर रहे हो एग्रीकल्चर के तहत। तीसरा, आपका डेजिग्नेशन जो है सहायक कैशियर है, मीन्स आप लिपिकीय में आ गए, स्किल्ड में। अब स्किल्ड में आ गए
तो यहाँ पे ध्यान दो, तीन चीजें डिसाइडेड है। पर डे का है 395, 364, 334। तो ये क्या है, एक बार हम ऊपर चल के देखते हैं। ये है क्षेत्र ए, क्षेत्र का मीन्स एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। अगर आप एरिया ए में हो तो आपको अगर अर्ध कुशल के हिसाब से 333, एरिया बी में हो 303, एरिया सी में हो 300। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि आप हाईली स्किल्ड में थे और सपोज दैट आप एरिया ए में हो, सब हम मानते, तो आपको 395 मिलेगा। अगर आप एरिया बी में हो तो 364 मिलेगा, एरिया सी में हो तो 334 मिलेगा। ये एरिया कैसे डिसाइड हुआ है, हम आपको नीचे चलते हैं, ये दिखाते हैं। आप एक बार देखो, अकुशल कार्य, ऐसा कार्य जो अभिहित जिससे कार्य के साधारण परिचालन में कम या कौशल अनुभव की अपेक्षा अंतर्वलीय नहीं है। अर्धकुशल में कोई ऐसा कार्य अभिहित जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल संस्कृत किसी कर्मचारी के प्रकृति मार्गदर्शन के अधीन, इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अधिक कुशल में क्या डिफरेंस है और क्या इनका डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम चल रहे थे एरिया ए। देखो एरिया ए, क्षेत्र ए में क्या दे रहा है, अहमदाबाद, हैदराबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा। तो मतलब इस तरीके का जो ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा एरिया ए में आता है। ठीक है, गुड़गांव भी अपना आता है एरिया में। और एरिया बी, आगरा, ग्वालियर, पोर्ट ब्लेयर, अजमेर, दिस टाइप पूरा का पूरा एरिया बी में आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, इतना ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो भी दिखेगा आपको एरिया बी। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस शहर में काम कर रहे हो, आप किस एरिया में आ रहे हो। तो इस तरीके से आप एरिया बी फाउंड आउट होगा, और जो बचे हुए शहर सारे एरिया सी में आएंगे। तो आपको अपने एरिया भी फाउंड आउट हो गए, आपने फाइंड आउट कर लिया। आप कैटेगरीज फाइंड आउट कर लिए, आपने गवर्नमेंट फाइंड आउट कर लिया, किस गवर्नमेंट बॉडी के अंदर काम कर रहे हो, आप किस सेक्टर में फाइंड आउट कर लिया, कृषि में। तो आप मिनिमम वेजेस आपका मिल गया, इसके तहत आपको मिनिमम वेजेस आप फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अगर आप नीचे आ जाओ तो थोड़ा सा ये माइल का है, ऐसे ही सारे सेक्टर का 1 by 1 52। आप ध्यान से देखो तो ये 52 है, तो एक सेक्टर्स में 2 है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 24 सेक्टर्स का पूरा दिया हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेयर के तहत आते हैं। तो अब हमने इस पर डिस्कस कर लिया। हमने 186 ई जिसके बारे में बोला था कि ध्यान से रखना बहुत जरूरी चीज है, और ये हमेशा जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ये सपोर्ट में काम करेगा, ये नोटिफिकेशन, क्योंकि 186 ई आपको ये डिसाइड करके देता है कि आप किस एरिया में काम करते हो, आपकी कैटेगरीज क्या है, आप किस सेक्टर्स में काम करते हो और किस गवर्नमेंट बॉडी के अंदर हो। जब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे बैठ रहे हो, उसके अनुसार फिर उस नए नोटिफिकेशन में आप अपना जाके चेक कर सकते हो कि आपकी सैलरी क्या है। तो अगर एक नया जो अपडेटेड नोटिफिकेशन आया हुआ है ऑन 8 मई 2020, तो 8 मई 2020 में आप ध्यान से देखो, सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन सीरियल नंबर ये, मतलब उस नोटिफिकेशन के बेस के ऊपर हम बीडीए इंक्रीज कर रहे हैं। जो रेट्स ऑफ द बीडीए एरिया वाइज इन रुपीज ए बी सी एरिया में, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड में ये बीडीए डिसाइड हो रहा है जो इंक्रीज हो रहा है। तो आप उस 186 ई के तहत आप अपना देख सकते हो कि आप किस में आ रहे हो, ए में आ रहे हो, बी में आ रहे हो, सी में आ रहे हो, आप अनस्किल्ड आ रहे हो, सेमी स्किल्ड आ रहे हो, स्किल्ड आ रहे हो, किस सुपरवाइजर में आ रहे हो। तो उस तरीके से आप फाइंड आउट करके अपना मिनिमम वेजेस का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा तो आप अपने एचआर से और अपनी कंपनी में कंप्लेन कर सकते हो, उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो खुद भी एक बार जज करके। तो इस तरीके से अगर देखो ऊपर ध्यान बीडीए बढ़ा तो इनके सबके मिनिमम वेजेस भी उतने इंक्रीज हो गए, 333 प्लस 67, 362, दिस टाइप का। आप यहाँ से ध्यान दो, ये देखो। ठीक है गाइज, तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अगर हम ध्यान से देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिमम वेजेस कैसे फाइंड आउट करना है इस नोटिफिकेशन के तहत आपको समझ में आ गया होगा। बट इन 5 चीजों को ध्यान रखना होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्टर, डिजिग्नेशन और कैटेगरी और एरिया एंड जोन। उसके बाद आप ये काम फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब ये काम मतलब क्या, मिनिमम वेजेस अपना फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइज हम थोड़ा, तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किन चीजों को रिमेम्बर मतलब याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने नोटिफिकेशन 186E के बारे में ब्रीफ में बता दिया, जिससे कि आपको ये समझ में आ गया कि आप मिनिमम वेजेस फाइंड आउट कैसे करोगे। 186E की हेल्प से जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उससे आप मिनिमम वेजेस फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स आप इसमें से आप अपना गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्टर्स, डिजिग्नेशन, स्किल्स और किस एरिया में आप काम कर रहे हो, यहाँ से आप फाउंड आउट कर सकते हो। तो इसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि कुछ चीजें आपको थिंग्स टू रिमेंबर याद रखना होगा, तो उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। थिंग्स टू बी रिमेंबर, सेंट्रल स्पेयर। फर्स्ट, लिस्ट ऑफ डिजिग्नेशन कैटेगरी एंड एरिया कैन बी फाउंड ऑन इन नोटिफिकेशन नंबर 186 ई डेट 1927। मतलब गाइस, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 186E इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग ऑल नोटिफिकेशन। मतलब जितनी भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट देगी 186 उस सब का बेस है। उस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे जब तक 186E को उससे नहीं जोड़ोगे। तो 186 मस्ट है, आपको याद रखना होगा, जिसमें डिजिग्नेशन कैटेगरी और एरिया फाउंड आउट होता है। देन variable day and allowance shall be adjusted by the chief labor commissioner central at an interval of the every 6 months coming on the 1st October and 1st April of every year. Means variable day and allowance, ये यहाँ पे ये इस पॉइंट से ये निकलता है कि वेरिएबल डे अलाउंस साल में 2 बार बढ़ते हैं, एक 1 अप्रैल को, दूसरा 1 अक्टूबर को, जिसका बढ़ाने का हक चीफ लेबर कमिश्नर को होता है। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि कभी कभी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट हर बार 2 टाइम्स इन ए ईयर ये बढ़ेगा। तो उसके अनुसार जैसे इस बार का जो सेंट्रल का स्पेयर 8 ऑफ द मई आया था, जिसके चलते उस मंथ का पेरोल हो गया, क्योंकि 7 को सैलरी करनी होती है, तो नेक्स्ट मंथ के अरियर्स में कंसीडर्ड किए गए। तो फ्रेंड्स, पहले जो थिंग्स 2 पॉइंट मैंने बोला उसको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये था कि सेक्शन 186E इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको अपने सेक्टर, डिजिग्नेशन और स्किल्स मालूम चलते हैं, जिसके बेस पे आने वाले सारे नोटिफिकेशन में काम करेंगे। दूसरा, VDA 2 टाइम्स बढ़ता है, एक 1 अप्रैल 2000 से 1 अप्रैल से इंक्रीज होता है, सेकेंड 1 अक्टूबर से इंक्रीज होता है। इट कैन बी 2-3 मंथ लेटर रिलीज हो, बट उन दैट सिनेरियो आपको अरियर प्रोसेस करना होगा। अगर आप करंट सिचुएशन का देखो तो इस बार 8 ऑफ द मई को रिलीज किया सेंट्रल स्पेयर की तरफ से, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये था, जिस भी स्टेब्लिशमेंट में था, वहां पे अरियर प्रोसेस किया गया। तो हम ये 2 पॉइंट बात किए, हमने इसलिए डिस्कस करना था कि 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे और भी पॉइंट्स है 4-5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस पॉइंट्स को सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना। 186E इज ए सपोर्टिंग फॉर द ऑल नए नोटिफिकेशन, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उसके लिए सपोर्टिंग है। तो गाइज, हम अगली उस पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, वेयर इज एन एरिया द मिनिमम रेट्स ऑफ द वेज फिक्स्ड बाय, जस्ट 1 मिनट, by this notification are lower than the minimum rates of the wage fixed by the state government for the employee of appropriate employment in relation to the which the state government is the appropriate government. The rates of the wages fixed by the state government shall in respect of this area be deemed to be the minimum rates of wage payable under this notification. मैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद समझाता हूँ उसको भी क्या है। नेक्स्ट, the minimum rates of the wages include the wages for the weekly day of rest. Means guys, ये दोनों चीज पे मैं आपको अभी समझाता हूँ। जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में ये था कि अगर आपके डिसाइडेड सेंट्रल स्पेयर के तहत, सेंट्रल स्पेयर के अंडर कोई मिनिमम वेजेस डिसाइडेड है और उस स्टेट में, उस सेक्टर में उसका मिनिमम वेजेस वो स्टेट में के तहत इंक्रीज है, ज्यादा डिसाइडेड है, तो वहां पे जो मिनिमम वेजेस होगा वो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट होगा, डिसाइडेड होगा, अनटिल अनलेस जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम वेजेस बढ़ नहीं जाता। मीन्स वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी, अगर मिनिमम वेजेस सेंट्रल मिनिमम वेजेस से ज्यादा होगी तो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था, नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक, जस्ट 1 मिनट,
Not remembering, just I have to look at क्या था, just to memorize. Next point था the minimum wages rates include with the weekly rest day. Means weekly rest day means अगर आप पूरे एक हफ्ते काम करते हो यार, तो एक दिन तो रेस्ट के लिए चाहिए ना. अगर आप कॉर्पोरेट में हो, ऑफिस में हो, तो 2 days मिलते हैं, बट उन वर्करों को एक दिन तो चाहिए ना. तो जो एक दिन होता है उस वीकली रेस्ट डे इंक्लूड होता है उस मिनिमम वेज में. मीन्स आप आप ये कह सकते हो कि अगर मेरा 300 डिसाइडेड है मिनिमम वेजेस पर डे का, तो मेरा 300 में इंक्लूड है वो रेस्ट डे का. मीन्स अगर मुझे डेली सैलरी मिलनी है तो 300 मिलेगी, 6 डेज तक मिलेगी, 7 डेज नहीं मिलेगी. अगर मंथली मिलनी है तो 300 इंटू 26 मिलेगी, नहीं 300 इंटू 30 मिलेगी. तो इट्स इंक्लूड विद द वीकली ऑफ रेस्ट डे. ये है. तो दोनों वी हैव deliver the 4 point to remember. First 186E जो डिसाइडेड करता है डिजिग्नेशन सेक्टर और स्किल्स को फाइंड आउट करता है, जो अगले आने वाले नोटिफिकेशन को पूरी हेल्प करता है. उसके बाद बीडीए 2 times बढ़ता है. उसके बाद अगर किसी भी स्टेट में वहाँ का मिनिमम वेजेस सेंट्रल के मिनिमम वेजेस से एक्सेज होता है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट होती है. और उसके बाद नेक्स्ट ये था, हाँ, जो मिनिमम वेजेस का रेट है उसमें मिनिमम वेजेस रेट्स में जो रेस्ट डे है वो इंक्लूड होता है. मीन्स आपको अगर 1 डे की सैलरी मिलनी है तो 300 मिलेगी. अगर 300 अगर मिनिमम वेजेस है तो 300, अगर मंथली मिली तो 300 इंटू 26, नॉट 300 इंटू 30. तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है जो थिंग्स टू बी रिमेंबर में सेंट्रल स्पेयर के तहत एरिया ए एंड एरिया बी shall be respectively comprise of all the places as specified in the annexure to the notification and include all places with a distance of the 15 km from the periphery of the municipal corporation या municipality of the cantonment board या notice area committee of a particular place. मीन्स एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत 3 एरिया होते हैं. एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी. एरिया ए के लिए कुछ डिसाइडेड किया हुआ है उन्होंने, एरिया बी के लिए कुछ डिसाइडेड किया है, एरिया सी के लिए डिसाइडेड किया है. एरिया ए और एरिया बी में जो नहीं आते, सारे सिटी एरिया सी में आते हैं. बट अगर आप बात करो दिल्ली को, तो दिल्ली एरिया ए में पूरी तरीके से आता है. बट अगर बात करो बॉम्बे की, तो बॉम्बे एरिया ए में नहीं आता पूरा. बॉम्बे का जो भी म्यूनसिपल है वो एरिया में ए में आता, बाकी बचा हुआ सारा एरिया बी में आता है. मीन्स यहाँ यही बोला गया कि अगर म्यूनसिपल के तहत नहीं आ रहा, म्यूनसिपल के तहत आ रहा और उसके 15 किलोमीटर के एरिया में, 15 किलोमीटर की दूरी में जो भी स्टेट, मतलब जो भी सिटी आ रहे हैं, जो भी प्लेस आ रहे हैं, वो सब एरिया ए में आएंगे. मतलब वहाँ के जो भी म्यूनसिपल पार्टी के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत जो भी 15 किलोमीटर के रेंज में होंगे वो एरिया ए में आएंगे, बचे हुए सारे एरिया बी में आएंगे. तो ये तो थिंग्स टू रिमेंबर में देयर वी हैव reviewed 5 points. First 186E to be remember. Second BDA increased 2 times. Third point है आपका, if state government minimum wages is more than central government minimum wages, then in that state, in that scenario, central government minimum wages will not be applicable there. Their applicable will be state government minimum wages. देन उसके बाद हमने एरियाज पे ये जो बिग डेज होता है और जो रेस्ट डे होता है वो मिनिमम वेजेस में इंक्लूड नहीं है. मीन्स अगर एक दिन की सैलरी देनी है तो 1 डे 300 अगर मान के चलते 300, 2 दिन की 302. बट अगर आप उसको मंथली करोगे तो 300 इंटू 26, ना कि 300 इंटू 30 करोगे. तो ये डिसाइडेड हो गया. देन एरिया ए और एरिया बी की बात अगर हम एग्जांपल बॉम्बे का लें, तो बॉम्बे की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जहां पर ये डिसाइडेड नहीं कि पूरा है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी आएगा वो एरिया ए में आएगा, बाकी सारा एरिया बी में, देन एरिया सी में. तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्पेयर के तहत वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी गई. सेंट्रल स्पेयर में जो 5 पॉइंट्स हैं, अब उसको ध्यान रखते हुए आप अपना मिनिमम वेजेस फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन 186E. इसको आप डाउनलोड कर लो, गूगल से सर्च कर लो, अदरवाइज मुझे आप कमेंट करना, कमेंट करके अपनी ईमेल आईडी दे देना. आई विल गिव यू सेक्शन 186E
with the updated notification which was released on the 8th of the May 2020. Or I'll also share with the state government notification which we will be discussing post this one. तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के साथ सारी चीजें समझ में आ गई, और इसलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टेट गवर्नमेंट के एक या दो या तीन हम लेते हैं जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में कैसे डिसाइड होता है मिनिमम वेजेस, या कैसे फाइंड आउट होता है, डिसाइड कैसे होता है और कैसे। इसके लिए एक छोटा बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। एक कमेटी बैठती है, सब कमेटी बैठती है, उस कमेटी में देयर मेंबर्स शुड बी द इक्वल द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड अदर पार्टीज। अगर कोई होगा कमेटी तो 9 मेंबर है तो तीनों से बैठेंगे, 6 मेंबर है तो 2 बैठेंगे, 1 मेंबर है तो 1 बैठेंगे। उसके बाद वो एक अपना प्रपोजल देते हैं और फिर अपना एक प्राइस इंडेक्स के ऊपर अपना मिनिमम वेज डिसाइड करते हैं। आई विल शेयर वीडियो ऑन दैट, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, मेरा प्रिपेयर हो रहा है वो चीज तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज, हमने स्टेट गवर्नमेंट स्पेयर के साथ जो आते थे उसने क्लियर किया। अब हम सॉरी स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो आते थे हमने क्लियर किया। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो, क्योंकि मैक्सिमम गाइज लोग शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही काम करते हैं या फैक्ट्री एक्ट में। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का है नोटिफिकेशन, हम ये राजस्थान पे लिए हुए हैं। तो हम राजस्थान पे जो हम डिस्कशन करेंगे इस पे क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मिनिमम वेज फाइंड आउट करना। हमने अभी क्या बताया आपको, सबसे पहले पता करना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर आप सपोज दैट जयपुर में काम कर रहे हो तो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा, सब इंडस्ट्रियल एक्ट में काम कर रहे हो तो आपका स्टेट गवर्नमेंट होगा। फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, सेक्टर, कि आप किस सेक्टर में काम करते हो। तो सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा अनुसूची भाग 1 अनुसूचित नियोजनों का नाम। ये देखो सारे सेक्टर का नाम है, शॉप स्टोन फैक्ट्रीज, कॉटन जिनिंग द प्रोसेसिंग फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, कॉटन ड्राइविंग प्रिंटिंग वाशिंग मशीन फैक्ट्री, स्कूल स्केल गोटा किनारी यार हिंदी है इतना नहीं पढ़ पाता है, हिंदी इतना शुद्ध हिंदी। तो पावरफुल फैक्ट्रीज, प्रिंटिंग में प्रेस, सिनेमा इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आपका ये फाइंड आउट हो गया कि आप किस सेक्टर में हो। सेक्टर फाइंड आउट होने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आप अपने डिजिग्नेशन के अनुसार आपके किस में हो। तो अगर आप डिजिग्नेशन के अनुसार आप कुशल में सारे डिजिग्नेशन के लिखे हुए हैं, फाइंड आउट कर लो आप डिजिग्नेशन कौन से, उसके अनुसार आपको आंसर क्या, आप अनस्किल्ड में हो। ऐसे ही स्किल्ड में फाइंड आउट कर लो, आप स्किल्ड में, अर्थ कुशल सेमी स्किल्ड में हो, ऐसे ही स्किल्ड में फाइंड आउट कर लो, और ऐसे ही हायर स्किल्ड में फाइंड आउट कर लो। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लिए कि आप किस स्किल्ड में हो, आप किस सेक्टर में हो, और आप किस गवर्नमेंट के तहत हो। और इसके बाद बचता क्या है, एरिया और जोन। तो राजस्थान में जोन नहीं है, राजस्थान में पूरा फ्लैट है। तो प्रति अगर आप कुशल में देखो तो आप ये ध्यान दो, ये न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम वेजेस 213 या 5,538, और 223 से 5,798, 233 6,098, और 283 7,358। ये मंथली और ये डेली बेसिस पे। तो ये राजस्थान का था। राजस्थान का देखने से ये मालूम चल गया कि हम क्या फाइंड आउट कर लिए। पहले हमें पता करना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गॉट इट, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट, देन सेक्टर गॉट इट, सपोज दैट सिनेमा इंडस्ट्री, देन डिजिग्नेशन गॉट इट, हेल्पर, देन एरिया जोन इज नॉट एप्लीकेबल इन राजस्थान, तो एरिया जोन भी फाइंड आउट हो गया। उसके बाद मिनिमम वेजेस हमें मालूम चल गया। तो इस तरीके से हम मिनिमम वेजेस कैसे फाइंड आउट करना है हर एक एम्प्लॉय के लिए ये मालूम चल सकते हैं राजस्थान का। आप एक स्टेट का और एग्जांपल लेंगे, वो स्टेट है एमपी। तो वो थोड़ा अभी नया अपडेटेड है, इसी साल से अपडेट भी हुआ है। आप 31 मार्च 2000 देखो ध्यान से, 20 को आया था। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम दी गई है क्रम संख्या। ये देखो उपभोक्ता सूची में क्रम संख्या 1 से 36, 39 से 55, 57 से इतना 71। अगर आपके जो आप तो पहले फाइंड आउट कर लिए, एमपी गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा, यहाँ तक 67 नियोजन तक, 1 से 36, 55, 57, ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो सेक्टर्स।
देन आपको फाइंड आउट करना होगा कैटेगरीज। कैटेगरीज के बारे में भी शायद वहाँ दिया हो या फिर नहीं भी दिया हो, तो आप उनके काम से, उनके डेजिग्नेशन से फाइंड आउट करोगे। मैंने बताया था कि कुछ जगहों पे डिसाइडेड नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ डिसाइडेड नहीं है। आप देखोगे उसके काम के अनुसार, ऐसा काम जो हो सकता है बिना किसी के हेल्प के अर्धकुशल में डाल दिए, जो ऐसा काम बिल्कुल काम कर रहा हो, कोई दिमाग नहीं यूज कर रहा हो, वो अर्धकुशल में जाएगा। कुशल जो स्पेशलिस्ट हो, और उच्च कुशल जो कंप्यूटर्स में काम कर रहा हो, वो उच्च कुशल में जाएगा। तो इस तरीके से आप देख के प्रति माह का ये पूरा सैलरी है, प्रतिदिन का ये है, प्रति माह का ये, और कुल वेतन प्रतिदिन का दिसवन 68 रुपये 27 पैसे, प्रति माह दिसवन, और प्रतिदिन ये, और राउंड अप में दे वेतन ये होगा पर डे का 300 351। तो इस तरीके से आपका मिनिमम वेजेस फाउंड आउट करने का वे मालूम चल गया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आप और इस तरीके से आप नीचे पूरा नोटिफिकेशन देख लो, तो लगभग अगरबत्ती रोल और थोड़ा हमारे काम की चीज नहीं है, अगर जो इस सेक्टर का होगा तो देख लेगा। तो आप मिनिमम वेजेस फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। अगर बस मेन मेजर जो है, जो मैं अगर कंक्लूजन करूंगा, तो मेन पॉइंट आपको 5 चीज है, मतलब पंजा। अगर आपने पंजा पकड़ लिया तो आप मिनिमम वेजेस फाउंड आउट कर लोगे कि क्या है करेक्ट मिनिमम वेजेस फाइंड आउट करोगे, गारंटी साथ बोल रहा हूँ। बट अगर आपको पता है तो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता होना चाहिए, आपको सेक्टर्स पता होना चाहिए, आपको डेजिग्नेशन पता होना चाहिए, आपको कैटेगरीज पता होना चाहिए, आपको एरिया जोन पता होना चाहिए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मिनिमम वेजेस फाइंड आउट करोगे तो 100% आपको करेक्ट मिनिमम वेजेस मिलेगा। नाउ मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करने की ओर जाऊंगा। तो उस कंक्लूड करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, व्हाट इज योर मिनिमम वेजेस? आप किस स्टेट में हो, किस सेक्टर में हो, किस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हो, क्या डिजिग्नेशन है, क्या कैटेगरी है, किस एरिया किस जोन में हो, आप अपना मिनिमम वेजेस जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप निकाल के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। अगर आप करेक्ट रहोगे, अपने कमेंट सेक्शन में करेक्ट रहोगे, तो मैं बता दूंगा कि आप करेक्ट हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं जरूर बताऊंगा। बट प्लीज, व्हाट इज योर मिनिमम वेज, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप फाइंड आउट करो और खुद पे करेक्शन चेक करो। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि हाँ मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ रही है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले, एक बार कंक्लूजन करने से पहले, जिस मिनिमम वेजेस पे किया उससे पहले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा जो ये चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन पे दबाओ, और आरोही टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाओ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो आगे शेयर करो, सब्सक्राइब, प्रेस ऑन द बटन, शेयर्स, लाइक। थैंक्स गाइज, थैंक्स फ्रेंड्स, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।